स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आरती, मैं अश्विनी। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर, और ये विशेष विषय है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021, जो कि अभी फरवरी में आयोजित होने वाली है। तो चलो चर्चा करते हैं। परीक्षा तो प्रत्येक वर्ष होती है, तो इस बार खास क्यों? ये परीक्षा 10वीं की परीक्षा है, जिसका महत्व पूरे जीवन भर बना रहता है। भविष्य को निर्धारित करने का काम भी यही 10वीं की परीक्षा करती है। इसके बाद ही बच्चे ये निर्धारित करते हैं कि वे आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में या कॉमर्स में। वो बायो ले या कि मैथ्स, इसका निर्धारण यही परीक्षा करती है। और बच्चों, इस बार ड्यू टू कोरोना टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में मिले ही नहीं हैं। हमारा और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ही नहीं है। बच्चों ने बड़ी मेहनत की मैम। कई बच्चे टीवी से पढ़े, कई बच्चे उन्नयन विहार कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं, कितने बच्चे तो यूट्यूब की सहायता ले रहे हैं। यस मैम, और इसके साथ साथ टीचर्स के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों ने इस बार पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की। काफ़ी मेहनत किया है बच्चों ने, और ये बहुत तारीफ करने वाली बात होगी कि इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद आज हम लोग परीक्षा देने के लिए बिल्कुल उतावले हैं। और मैम, ये बोर्ड एग्जाम एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस लेकर भी आता है। मैम, अपना दिन याद है? बिल्कुल। जैसे एकदम से शरीर में एक सनसनी सी फैल जाती थी परीक्षा का नाम। हाथ पांव ठंडे, गर्मी में ठंडी लगे और ठंडे में पसीना महसूस होने लगता था। इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण इस वर्ष परीक्षा में बदलाव लाया गया है। और यह बदलाव क्या है, इस विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। हम दोनों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि सामाजिक विषय विज्ञान में क्या परिवर्तन लाया गया है, परीक्षा का पैटर्न कैसा है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा अभी करेंगे। हाँ, पहले हम लोग प्रश्न पत्र के बनावट के ऊपर, उसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर आपके सामने है, ये जो देख रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान के विषय में कैसे कैसे हम लोगों के मार्क्स डिवीजन है, उस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है वो होता है पूरे 100 अंकों का, लेकिन इन 100 अंकों में इसका बंटवारा होता है 20 और 80। ये 20 जो है, जो कि आप आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको प्राप्त होता है, जो विद्यालय आपको देता है, जिसमें आप लिटरेसी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए 10 अंक, और जो प्रोजेक्ट आप बनाकर अपने विद्यालय में जमा करते हैं उसके लिए 10 अंक। तो ये 10 और 10, ये 20 अंक हुए। अब जो ये बाकी बचा 80 अंक, इसके लिए आप बोर्ड की परीक्षा देते हैं। तो इस बोर्ड की परीक्षा, इस 80 अंक का कैसे बंटवारा होता है, यहाँ समझते हैं। इस 80 अंक में आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 भागों में होता है, 40 अंक और 40 अंक। 40 अंक का जो पहला भाग होता है प्रश्न पत्र का, जिसे हम सेक्शन ए या खंड अ, ये जो खंड होता है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें इस बार जो आपका प्रश्न पत्र, अभी हम लोग चर्चा के समय आपको ये बता रहे थे कि इस बार प्रश्न पत्र में बदलाव है। तो ये बदलाव है यह कि इस बार आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 80। 40 नंबर के लिए 80 प्रश्न। आपको उत्तर कितने प्रश्नों का देना है, तो 80 में से सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। यह उत्तर आप कहाँ देंगे, कहाँ आपको ये आंसर करना है, तो ये आंसर करने के लिए आपको अलग से दिया जाएगा एक पत्र, जिसे हम कहते हैं OMR शीट। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए खंड अ में होगा प्रश्न पत्र के। कुल जो प्रश्न इसमें होंगे वह होंगे 80। आपको उत्तर देना है उन 80 में से मात्र 40 प्रश्नों का, और इस
40 प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ लिखना है? OMR शीट पर। अब बात करते हैं दूसरे 40 अंक की। ये 40 अंक पूर्णतः सब्जेक्टिव होंगे। आप इसको भी दो भाग में देख सकते हैं, एक दीर्घ उत्तरीय होगा और लघु उत्तरीय होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये सेक्शन बी यानी खंड ख में होगा। इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे, पूरे जो प्रश्न होंगे, वह प्रश्नों की संख्या होगी 32। ठीक है, खंड ब में 40 अंकों के लिए 32 प्रश्न। ये प्रश्न दो प्रकार के होंगे, लघु उत्तरीय होंगे इसमें, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है? तो आपको 32 में से सिर्फ 16 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। और यह उत्तर आपको कहाँ देना है? तो यह जो आपको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, जो आपको आंसर बुकलेट दिया जाएगा, आपको एक एक करके प्रश्न संख्या लिखते हुए इन 16 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके ऊपर हम लोग एक अभी आगे विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका उत्तर आप करेंगे। तो बच्चों, अभी आपने देखा पूरे विस्तार से कि हमारा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, कितने विकल्प हमारे पास होंगे, कितने का हमें उत्तर देना है, किसका उत्तर कहाँ देना है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव जब हम लोग प्रश्न का आंसर करेंगे OMR शीट पर, तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना है, हमें क्या करना है और क्या करने से बचना है। तो बच्चों, अभी आपके सामने ये खंड अ सेक्शन ए की बात हम लोग करेंगे, जो कि मैंने आपको जैसा बताया ये 40 अंकों का होगा और ये पूर्णतः ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो इस बार जो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, उस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या होगी 80। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक, खंड क में 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होंगे। ये प्रश्न जो होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, यानी एक प्रश्न जब आप उत्तर लिखेंगे उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। समय जो इसके लिए मिलेगा आपको वह करीब करीब 7 मिनट, इसके अंदर ही आपको ये पूरा कर लेना है। इसमें अब आइए बात करते हैं कि हमें करना क्या है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करें, सेक्शन ए का आंसर करें, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। करना हमें ये है कि 80 में से मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर हमें देना है। ठीक है, 80 में से ऐसा नहीं हो कि 50-60 दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ पहले 40 प्रश्नों का ही उत्तर जो है वह इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करें, सिर्फ 40 प्रश्नों के ही उत्तर आप दें। दूसरा जो आपको ध्यान देना है कि इसका उत्तर कहाँ देना है, तो OMR शीट पर प्रश्न संख्या के सामने गोला को रंगना है। गोला रंगते समय बच्चों आपको बहुत ध्यान से करना है ये कि गोला पूरी तरह से रंगे, उसको बाहर ना, उसका बाहरी हिस्सा ना छुए, या आप गोला ऐसा ना हो कि रंगे और आधा छोड़ दे, तो ये भी आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। तो जब भी गोला रंगे उसको पूरा ही अच्छी तरह से गोला को रंग देना है। गोला रंगने के लिए आपको नीले, ब्लू या काले रंग के बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। किसी भी हालत में स्याही वाली कलम या जेल पेन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करें। यदि काले से आपने करना शुरू किया तो पूरा OMR आप काले से ही रंगे। यदि आपने नीले पेन से रंगना शुरू किया तो पूरा OMR आप नीले रंग से ही रंगेंगे। आपको कभी ये बताया भी जाता है, कभी आपके क्लास में जो इन्विजिलेटर हो, जो वीक्षक हो सकता है उनसे बताने में भूल हो जाए, आपको ना बता पाए, तो इसलिए आपको खुद में ये ध्यान रखना है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के अंदर आपको OMR शीट में उत्तर भरने का काम हर हाल में पूरा कर लेना है।
1 घंटा के अंदर। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रश्न पढ़ते जाते हैं, उत्तर को प्रश्न पत्र में ही टिक लगाते जाते हैं कि बाद में भरेंगे, बाद में भरेंगे, और बाद में भरने का जब समय आता है तो पता चला 1 घंटे का समय बीत गया और आप जानते हुए भी अपने उत्तर OMR शीट में चिन्हित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना है, इसलिए मैं बार बार इस बात पर बल दे रही हूं कि 1 घंटे के अंदर आपको OMR शीट में उत्तर हर हाल में भर लेना है। समझ गए यहाँ तक कि 40 प्रश्नों का उत्तर दें, उत्तर OMR शीट पर दें, गोला रंग कर दें। गोला रंगने के लिए नीले या काले रंग के बॉल पेन का प्रयोग करें और OMR शीट को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा कर लेना है। हाँ, ये चीज़ आपके दिमाग में आ सकता है कि 1 घंटा कैसे निर्धारित करें। तो बच्चों, आप जिस कमरे में परीक्षा देंगे वहाँ घड़ी लगी रहती है और उसी घड़ी के हिसाब से आपको ये 1 घंटे का समय देखना है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, OMR शीट में हमें क्या नहीं करना है। तो बच्चों, कई बार आप क्या करते हैं, जब हम लोग कॉपी करेक्शन के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि कई बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दोबारा से क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका में भी लिख देते हैं, 1 का क, 2 का घ, ऐसे ऐसे करके। तो ये कभी भी आपको नहीं करना है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ 2 बातों के चलते नहीं लिखना है। एक तो वहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी उत्तर पुस्तिका 40 अंकों की ही मूल्यांकन के लिए बनी है, और यदि आप उसका उत्तर वहाँ लिखते भी हैं, उत्तर सही भी होता है, तो भी आपको उसके अंक तो वहाँ मिलने नहीं हैं। दूसरा, आप अपने उत्तर पुस्तिका का जो स्पेस है, जो पन्ना है, वो बर्बाद करते हैं। पन्ना आपके पास निर्धारित होता है, ठीक है, तो आपको फिर आगे जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनके लिए स्पेस नहीं बचेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए उत्तर पुस्तिका में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं हड़बड़ी में, वह यह करते हैं कि एक प्रश्न के उत्तर में वो 1 से अधिक गोला रंग देते हैं और उसके बाद सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। एक प्रश्न के उत्तर के रूप में सिर्फ और सिर्फ 1 ही गोला रंगना है, 1 से अधिक हरगिज नहीं, ठीक है। तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है, मान लीजिए गलती से कोई और चिन्ह अंकित हो गया या 1 से ज़्यादा गोला आपने रंग दिया या स्याही लगा दी, कलम लगा दिया, तो क्या करना है, OMR शीट पर व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून या किसी भी प्रकार का लिक्विड, आप घर से बड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं कि ये वाला बड़ा काम कर रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपका OMR रद्द हो सकता है, उसका मूल्यांकन नहीं भी हो सकता है, फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए व्हाइटनर का, ब्लेड का, नाखून का या किसी भी तरह के तरल का या अन्य कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं लगानी है। चौथा, OMR शीट को, चूंकि यह कंप्यूटर के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए इसको मोड़ना नहीं है। ये नहीं कि उसी पर लद के बैठ गए, बेंच में फटल था तो फट गया, ये सब कुछ नहीं। OMR शीट को मोड़ना नहीं है और ना ही इस पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित करना है कि हमर चिन्हा जाते ही, कोई ना चिन्हता ही, कंप्यूटर कुछ नहीं पहचानता है, ठीक है। तो ये OMR शीट को ना मोड़ना है और ना ही किसी तरह का चिन्ह अंकित करना है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि हमें OMR शीट भरते समय यानी सेक्शन A के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय किन बातों को करना है और किन बातों को नहीं करना है। बच्चों, अभी अश्विनी मैडम ने प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव सेक्शन की चर्चा की। अब हम सब्जेक्टिव सेक्शन की चर्चा करते हैं। बच्चों, सोशल साइंस विषय का प्रश्न पत्र 2 भाग में होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भाग है या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें
टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, इसकी चर्चा हम मैडम अश्विनी के साथ कर चुके हैं। अब हम सेक्शन बी की डिटेल में चर्चा करेंगे। सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है और ये सब्जेक्टिव पोर्शन आपका 5 सब सब्जेक्ट्स में बटा होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इतिहास या हिस्ट्री की। हिस्ट्री में टोटल 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम बात करते हैं कि कितने लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे या टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने हैं। हिस्ट्री में 6 दिए गए होंगे और इन 6 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होगा और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 2 × 3 = 6। तो हिस्ट्री में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपके कुल अंक होंगे 6। इसके बाद 2 लॉन्ग प्रश्न आपको दिए होंगे या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे या 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से केवल 1 का उत्तर आपको देना होगा और इसके लिए 4 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, जिसमें आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री के बाद हमारा दूसरा सेक्शन आता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का। पॉलिटिकल साइंस में आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और यह दोनों प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी कि 2 × 2 = 4। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 4 अंक दिए जाएंगे। अगला है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यह 2 होंगे और इन दोनों में से केवल 1 का ही उत्तर आपको देना होगा और यह प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। तो कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस में आपको 4 अंक के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और 1 लॉन्ग आंसर। तो 4 + 4 = 8। तो 8 नंबर का आपका पॉलिटिकल साइंस से सवाल पूछे जाएंगे। अगला है आपका भाग इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। इसमें भी आपसे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे और ये इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 2 × 2 = 4। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी 2 होंगे और इनमें से केवल 1 का ही उत्तर आपको देना होगा, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ दीर्घ उत्तरीय के 4 और लघु उत्तरीय के 4 मिलाकर आपका अर्थशास्त्र विषय के जो कुल अंक होंगे वो 8 होंगे। इसी तरह ज्योग्राफी की या भूगोल की हम बात करें तो इसमें भी आपसे 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे प्रश्न पत्र में, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे और यह प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 2 × 3 = 6। अब हम बात करें इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें भी बच्चों 2 ही प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें से आपको केवल 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा और इस प्रश्न के अंक भी 4 होंगे। तो ज्योग्राफी में लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के और दीर्घ उत्तरीय 4 अंक, यानी कि 6 + 4 = 10। तो कुल ज्योग्राफी के 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में आपसे 4 लघु उत्तरीय प्रश्न
पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो और यह दोनों प्रश्न भी 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 2 × 2 = 4। अब एक बात का आप ध्यान रखेंगे और वो यह है कि आपदा प्रबंधन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आपसे कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो परीक्षा की तैयारी करते वक्त आप इस पर ज़्यादा चिंतित ना हो। आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से उसी तरह के प्रश्नों की तैयारी करें जो लघु उत्तरीय हों या 2 मार्क्स कैरी करते हों। आपको इसके लिए लॉन्ग आंसर टाइप या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, अगर हम एट अ ग्लांस इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री हमारा कुल 10 अंक कैरी करता है और ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन दोनों की एक ही बुक है और ये दोनों मिलाकर आपके 10 + 4 दैट इज़ 14 अंक कैरी करते हैं। तो क्या हुआ, हिस्ट्री के 10 और ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 14 मिला के 24 अंक हुए। तो 24 अंक आपके केवल 2 बुक की तैयारी करने से ही आ जाएंगे, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी होता है। रही बात पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की, तो यह दोनों विषय 8-8 अंक ही कैरी करते हैं। तो बच्चों, ये परीक्षा की तैयारी करते वक्त इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो विषय ज़्यादा अंक कैरी करते हैं या जिन विषयों के अंक ज़्यादा निर्धारित किए गए हैं परीक्षा पत्र में, उन पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आप विशेष ध्यान देंगे। विषय की जानकारी होना और पेपर को प्रेजेंट करना या परीक्षा कैसे दें, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा देते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा देते वक्त हम 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला है वह चीज़ें जो परीक्षा देते वक्त हमें करनी है या जिन पे हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है, यानी एग्जाम टू डूज। तो सबसे पहला काम हमें करना है टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। हमें यह देखना है कि हमें 2 घंटे 45 मिनट का ही समय दिया है और इसमें से 1 घंटा आपका सेक्शन ए के लिए अलॉटेड है और रिमेनिंग टाइम आपका सेक्शन बी के लिए है। और एक बात और बच्चों, एक्चुअल एग्जाम टाइम आपका 2 घंटा 30 मिनट है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने के लिए दिए गए हैं। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि परीक्षा देते वक्त सभी प्रश्नों पर आप इक्वल नहीं तो इस तरीके से मैनेज करें कि ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे दें और लास्ट में आपके पास समय ही ना बचे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर आप शुरू से ध्यान रखेंगे। दूसरा है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जो भी प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि उस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जितना पूछा जा रहा है उतनी ही जानकारी आप दें। डोंट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आवश्यकता से अधिक या जो बात नहीं पूछी गई है उस बात का वर्णन आप ना करें, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा। अगला, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र में आंसर देने के लिए कहा गया है, इस बात को ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो चॉइस में क्वेश्चन दिए हैं उनको भी अटेम्प्ट करने लगे या उनके आंसर्स भी आप देने लगे। जितने प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए प्रश्न पत्र में कहा गया है उतने प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दें। हो सकता है कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना भी आता हो, लेकिन यदि उस प्रश्न से संबंधित उससे मिलती जुलती कुछ विषयों को या टॉपिक के बारे में आप 1 या 2 लाइन में लिखते हो तो एग्जामिनर आपको उस पे हाफ या 1 मार्क एटलीस्ट दे देगा। लेकिन अगर आप उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो यू विल गेट 0, है ना, आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ अंक मिलना। तो इसलिए आप प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको देना है उन्हें आप अटेम्प्ट ज़रूर करें। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है
पेपर प्रेजेंटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम पेपर को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे उसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का मतलब है बहुत नीटली, साफ सुथरे तरीके से आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दें, या आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर को समझ में आए, वो आपके उत्तर को आपने क्या लिखा है उसे वो अच्छे से पढ़ सकें, तभी उस पर वो आपको अंक दे पाएंगे। दूसरा, राइट आंसर्स पॉइंट वाइज, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज आंसर देने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पॉइंट वाइज जब आप आंसर देते हैं तो उसका एग्जामिनर पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट देखकर एग्जामिनर को ये बात समझ में आ जाती है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है और आपने इसको सही लिखा है। और यदि आप पैराग्राफ में उत्तर दे रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो कीवर्ड्स हैं या जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर दें या हाईलाइट करें, ताकि उन कीवर्ड्स पर एग्जामिनर का ध्यान तुरंत जाए। अगला है आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डोंट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि आपसे प्रश्न में जो बात पूछी गई है केवल उतना ही आप उत्तर दें। मान लीजिए आपसे किसी जैसे रूसी क्रांति के कारण पूछे गए हैं तो सिर्फ कारण बताएं आप उसके परिणाम बताने नहीं लगेंगे, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा और उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जामिनर आपको, अगर वो प्रश्न 2 अंक का है तो आपको 4 अंक दे देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने अंक का वो प्रश्न है उतना ही अंक मिलेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगला है ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन सीरियल ऑर्डर एज दे अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर। जो आपका क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र है उसमें जिस सीरियल में या जिस ऑर्डर में प्रश्न है उस ऑर्डर में ही आंसर देने की कोशिश आप करें, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे आपका सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र 5 उप विषयों में बटा होगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप ये ध्यान दें कि अगर आप हिस्ट्री पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पहले हिस्ट्री के जितने प्रश्न हैं उनको लिख लें। ऐसा ना हो कि हिस्ट्री में आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिख दें, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न बता दें, या पॉलिटिकल साइंस विषय के बीच में आप इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को डाल दें। इससे एग्जामिनर को कॉपी करेक्शन में दिक्कत का सामना होता है और हो सकता है इसका प्रभाव आपके अंकों पर भी पड़े। तो इसलिए जब भी आप अटेम्प्ट करें आंसर्स तो ये ध्यान दें कि वो सीरियल ऑर्डर में आप दें और प्रॉपर प्लेस पर आप आंसर लिखें। अगला, ट्राई टू लीव 1 लाइन बिटवीन 2 आंसर्स और ड्रॉ अ लाइन। जब भी आप आंसर दें उन 2 आंसर्स के बीच में आप 1 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है और अब आप दूसरे प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। या आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों प्रश्नों के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दोनों प्रश्न में जो आप गैप दे देंगे, इससे एग्जामिनर को चेकिंग करते वक्त सुविधा होगी। अगला है टिक ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। जिन प्रश्नों के आप उत्तर दे चुके हैं उन प्रश्नों को आप टिक लगाते जाएं अपने प्रश्न पत्र में। इससे आपको यह सुविधा होगी कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने अभी बाकी हैं। अगला, चेक इफ यू हैव रिटन द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। आप ज़रूर ध्यान दें, एक बार इस पर ज़रूर ध्यान दें कि जो प्रश्न आपने लिखा है उस प्रश्न पत्र पे जो आपने नंबर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो प्रश्न पत्र में भी वो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। इसे आप क्रॉस चेक जरूर करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहे हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है
तो आप ये ज़रूर चेक करें कि वो क्वेश्चन प्रश्न पत्र में भी क्वेश्चन नंबर या सीरियल नंबर 7 पर होना चाहिए। अगला, ऑलवेज राइट आंसर्स विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। आप आंसर देते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आप काले या नीले कलर के बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। इंक पेन का इस्तेमाल करने से यदि उस पर गलती से पानी गिर जाए तो आपका लिखा हुआ बर्बाद हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में हमेशा बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। प्लस बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करने से आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, आप जल्दी से आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि पेपर को प्रेजेंट करने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो बच्चों, अब सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग चर्चा का अंश है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग के पहले काउंटडाउन होता है ना, तो अब काउंटडाउन बिगिंस वाली स्टेज में चलते हैं कि परीक्षा के ठीक पहले जो पहले 24 घंटे पहले का समय होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तब आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि अब हमें परीक्षा देने जाना है। तो उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहला बच्चे जो करते हैं ज़्यादातर वह है कि खूब पढ़ाई किया, ये भी छूट गया, हाँ अच्छा ये भी पढ़ लेते, अच्छा ये भी पढ़ लेते। वैसा नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको नया टॉपिक तो बिल्कुल भी छूना नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं बस आपको अपने मन को यही कहना है कि आप जो पढ़ चुके हैं वही आएगा और आप बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए। रात में आपको क्या करना है? समय पर खाना खा ले, थोड़ा जल्दी, और बिल्कुल 9 बजते बजते 9:30 बजते बजते आपको सो जाना है एकदम आराम से, चूंकि आपकी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है परीक्षा के ठीक पहले वाली रात को। बिल्कुल नींद पूरी नहीं होगी फिर आपको परीक्षा भवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करते हुए हमने बच्चों को देखा है ना मैम? ड्राउजीनेस फीलिंग बहुत ज़्यादा, किसी बच्चे को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको रात की नींद बहुत अच्छी तरह से अपनी पूरी करनी है। सुबह उठ जाए, नाश्ता जरूर करें, खाली पेट परीक्षा देने बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि ये भी एक समस्या होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैया गला के नीचे नहीं जाते हो तो वो नहीं जाते हो वाला बात नहीं। जो भी खाना है आपको भोजन करना है, भले ही हल्का करें, लेकिन खाली पेट परीक्षा देने नहीं जाए। तो आप परीक्षा के दिन जब आपको परीक्षा देने के लिए केंद्र पर जाना हो तो घर से क्या दूरी है परीक्षा केंद्र की, इसका आकलन होना चाहिए। और समय लेकर, यदि आपका परीक्षा 10 बजे से है तो आप 8:30 बजे 9 बजे जो भी दूरी है उसके हिसाब से घर से अवश्य ही निकल जाएं। क्यों बच्चों? क्योंकि मैम परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी, मतलब आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, एंट्रेंस आपकी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको समय से पहले पहुंचना है। बिल्कुल। उस दिन हो सकता है ट्रैफिक में जाम हो, आप जिस वाहन से जाएं उसमें कोई गड़बड़ी, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, तो इसका भी ध्यान हमें ज़रूर रखना है। ठीक है? वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपकी चेकिंग की जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप कोई भी ऐसा सामान, अनावश्यक सामान आप लेकर के जाए ही ना। उससे क्या होगा? चेकिंग में कम समय लगेगा। आपको लेके क्या जाना है? एडमिट कार्ड मस्ट, बिल्कुल एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है। प्रवेश पत्र लेकर जाना है और लेकर के जाना होगा स्टेशनरी, ठीक है, जिसमें आप ले जाएंगे पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, रबड़ और स्केल, ये सब आप अपना लेके जाएंगे। गणित की परीक्षा हो तो जो भी आपको प्रकार ले जाना हो, चांद ले जाना हो, ये सब आप अपना लेके जाएंगे, कोई उधार पैसा मंगनी नहीं। ठीक है? तो ये लेकर जाना है। और कैसे लेकर के जाएंगे आप? तो एक आर पार दिखने वाले बैग में, क्लियर बैग में, क्योंकि फिर आपकी वहाँ चेकिंग जब होगी तो आपसे बोलेंगे खोल के दिखाओ। ऐसे पारदर्शी रहेगा तो आप आराम से बाहर से खोलने का समय, तो वहाँ भी आप अपना समय बचाएंगे। आपके घबराहट की जो पल हैं, जो घड़ियाँ हैं जिसमें आपका धड़कन एकदम से बढ़ जाता है, वो नियंत्रित रहेगा।
तो आपको इसका ध्यान रखना है। जब आप परीक्षा केंद्र में जा रहे हो तो यदि आपको ऐसा लगता हो, हालांकि अभी जाड़ी का समय है, पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यदि लगता हो कि नहीं हमें प्यास लग सकती है, तो एक छोटे बॉटल में, और कोशिश हो मैम कि बॉटल क्लियर बॉटल, हाँ क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार दिख सके, थर्मस वगैरह का प्रयोग नहीं करना है ना। तो वैसा बॉटल में लेके जाएंगे पानी, ठीक है। आप वहाँ पर जब जाएंगे गेट के अंदर तो वहाँ एक लिस्ट टंगा होता है कि आपका रोल नंबर इतना है, तो इतने से इतने रोल नंबर को इस कमरे में जाना है, तो आप उसके हिसाब से उस कमरे तक पहुंच जाएंगे। कमरे में जाएंगे तो आपको बोर्ड पे सीट प्लान रहेगा, उसको देख करके आपको अपने सीट तक पहुंच जाना है, ठीक है। आप अपने सीट पर बैठ गए। इस वक्त क्या होता है मैम, हम लोगों की हालत बिल्कुल हाथ पैर ठंडा, एकदम सांसें बड़ी हुई, तो वैसे में क्या करें, ये एक समस्या है। और उस समय बच्चों हमें भी ऐसा लगा था, आपको भी ऐसा लग सकता है, लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है ना मैम। तो ऐसे में अपनी जो भी हमने तैयारी की है, आपने जो पढ़ा है उस पर आप भरोसा रखें और बी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब आता है और मैं आज अपना बेस्ट देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बिल्कुल। और यदि ऐसा ना हो तो क्या करें, थोड़ा सा संयम रखें, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। उससे क्या होगा, आपका जो पैल्पिटेशन बढ़ा हुआ है, जो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उस पर आप नियंत्रण कर पाएंगे और तब आपके सामने होगा आपका प्रश्न पत्र। तो बच्चों, जब आपके सामने प्रश्न पत्र आता है तो उसमें विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कारण बताने वाले, जैसे कि रूसी क्रांति के कारण बताएं, तो हम क्या करेंगे, आंसर उसका कैसे लिखेंगे कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं या थे। कारण नंबर 1, यस, और इन कारणों को हम पॉइंट वाइज बताएंगे, है ना। नंबर 1, और जो पॉइंट आप दे रहे हो, सपोज वो पॉइंट में हेडिंग में है तो उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, फिर उसको एलैबोरेट करो। फिर दूसरा पॉइंट, अब ये डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स का प्रश्न है, कितने अंक का प्रश्न है। अगर 2 अंक का प्रश्न है तो आप ध्यान रखें कि 2 पॉइंट ज़रूर हों, उससे ज़्यादा आप देना चाहें, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कम है तभी दें, अदरवाइज नहीं दें। मिनिमम अगर 2 अंक या 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट ज़रूर दें। और यदि यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है यानी कि 4 अंक का है तो आप क्या करेंगे, मिनिमम 4 पॉइंट ज़रूर लिखें, अन्यथा आपको मार्क्स कम मिलने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न परिणाम, परिणाम पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, तो ठीक इसी तरह से जैसा आपने कारण के लिए लिखा कि निम्नलिखित कारण थे, वैसे ही हम परिणामों के विषय में भी कि द्वितीय विश्व युद्ध, आप एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दे सकते हैं कि अमुक से अमुक समय के बीच लड़ा गया और इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। 1, 2, 3, 4 जितने अंक का प्रश्न उतने ही पॉइंट्स मिनिमम आपको यहाँ पर देने हैं, जरूर देने हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि नाम बताइए या 2 उदाहरण दीजिए, तब आपको अननेसेसरली डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप केवल नाम बताइए, है ना, या एग्जाम्पल दीजिए 2। ज़्यादा डिटेल में जाने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न में जो पूछा गया है उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप दें। अगला प्रश्न एक अन्य प्रकार से आता है, उल्लेख करें, विवेचन करें, उनका उत्तर हम कैसे देंगे मैम? वो तो देखिए ये बात भी सही है कि जब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, इसमें तो बहुत बार ये आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यदि 2 अंक का क्वेश्चन है तो आप तो एक पैराग्राफ में लिखेंगे और आपको शब्द सीमा का ख्याल यहाँ पर रखना है कि 2 अंक के लिए आपको अधिकतम 20 से 40
30, हाँ, इससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो ठीक है, आपने ये मान लीजिए 30 शब्दों में उत्तर लिख लिया, लेकिन इस उत्तर में बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके उत्तर में होने ही चाहिए, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। यस, ठीक है, एंड अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स, है ना। उन कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन आप करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, उसी बात पे जाएगा, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और यही हमारा पर्पस है, आपको बताने का कि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, है ना। एक अन्य तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर करें, स्पष्ट करें, अंतर हाँ। स्पष्ट करें, दो चीजों में अंतर बताएं। तो वो अंतर किस तरीके से हम बताएंगे? ये अंतर बताने के लिए बच्चों आपका जो कॉपी है उसको आप 2 भागों में यानी 2 कॉलम में बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी में एक बड़ा ही प्रश्न है जो प्रायः पूछा जाता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपने कॉपी को 2 भाग में बांट लिया, बीच से एक लाइन ड्रॉ किया, एक तरफ आपने खादर लिखा और एक तरफ आपने बांगर लिखा। ठीक है, अब खादर के नीचे आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। जब खादर नवीन जलोढ़ मृदा है तो इसके ठीक सामने बांगर के कॉलम में लिखेंगे कि बांगर पुराने जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो आपके एक पॉइंट हुआ, दोनों तरफ टक टक, एग्जामिनर ने आपको दिया 1 नंबर यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट, चूंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि खादर अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जब यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी लिखा तो बांगर के पास लिखेंगे कि बांगर अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से 2 के 2 अंक मिल जाएंगे। स्पष्ट है मैम? एक और प्रश्न आता है जिसमें होता है परिभाषित करने का, कि अमुक की परिभाषा लिखें। जी, तो इस तरह के प्रश्न को, ये क्वेश्चन जनरली आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप ब्रीफली उसका मीनिंग बताइए, संक्षेप में उसका अर्थ बताते हुए इम्पॉर्टेंट शब्दों को या महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप हाईलाइट करिए या अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और एक प्रश्न और आता है बच्चों अक्सर कि प्रकार बताओ, है ना, जैसे कि कोयले का प्रकार। हाँ, कोयले का प्रकार बताओ। तो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे अश्वनी मैम अभी बताएंगी, कैसे बनाएंगे मैम? ठीक है, कोयले का प्रकार हो गया, या हम लोग पढ़ते हैं कि वर्गीकरण, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैम ने बोला फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर, इसके आधार पर, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग कर सकते हैं कि निजी क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, है ना। तो इस तरह से करके हम इनका लिख सकते हैं। या संसाधनों का वर्गीकरण यदि आपसे पूछता है कि, तो उस समय भी फिर हम लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये हम लोग इस तरह से फ्लो चार्ट की मदद से भी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और अगर फ्लो चार्ट आप बनाते हैं तो इससे आपका एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसे एक बार में एट ए ग्लांस समझ में आएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है और इसका प्रेजेंटेशन भी आपने बेहतरीन तरीके से किया है। तो इस तरह से कुछ हमने जनरल आपको बताया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको हमें किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, तो बच्चों तैयारी करने के क्रम में आप ये ज़रूर याद रखें कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एक बार आप उनको ज़रूर देखें। बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है, उसे आप डाउनलोड करें, उसके क्वेश्चंस को देखें, उसके हिसाब से आप तैयारी करें, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का देखना भी बच्चों बहुत ज़रूरी है और बोर्ड इसके लिए बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास कर रहा है कि समय रहते आपके पास कई कई सेट में मॉडल प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध है, जो आप कहीं बैठे हुए डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दुकान पर जाके खरीदे ही, है ना मैम। ये अपलोड हो जाने की वजह से ये बहुत बड़ा फायदा है और खास करके अभी के समय में ये बहुत ही लाभकारी है, एक वरदान है बच्चों आपके लिए, और इसका आप ज़रूर 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 से फ़ायदा उठाएं।
चलो बच्चों, तो अब उम्मीद है आपने सामाजिक विज्ञान विषय का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो पैटर्न है, उसे आपने समझ लिया, उसकी मार्किंग स्कीम को समझ लिया, कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में जाना। तो बच्चों, परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ, चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं
जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे हैं तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे क्या करी? अरे खींचो मत।